नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बस कुछ घंटों का और इंतजार और फिर बजट में घोषणाओं का पिटारा खुल जाएगा। बढ़ती महंगाई के दौर में टैक्स और खास तौर पर इंश्योरेंस के मोर्चे पर राहत की दरकार है हर किसी को। आज अपने एक्सपर्ट से जानेंगे पर्सनल टैक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में कितने बदलाव की गुंजाइश है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास एक्सपर्ट्स शो में हो चुके हैं शामिल। परिचय करा देते हैं। वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट, और हमारे साथ है वेंकटेश नायडू, सीईओ बजाज कैपिटल इंश्योरेंस। वेद सर और साथ ही वेंकटेश जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि बस अब कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है और सबके सामने आ ही जाएगा कि अंतरिम बजट में क्या खास निकलकर सामने आया है। पर सबसे ज्यादा आस और निगाहें जो हैं वो टैक्स के मोर्चे पर तो है ही, पर साथ ही बढ़ते मेडिकल इन्फ्लेशन के चलते हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरीके से राहत मिले, इस पर भी कई लोगों की निगाहें हैं। अगर टैक्स के मोर्चे पर सबसे पहले बात करें, वेद सर, आपकी नजर में क्या बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि हमने जैसा बजट 2023 में देखा, मंशा सरकार की लग रही है कि न्यू टैक्स रजीम को डिफॉल्ट टैक्स रजीम तो बना भी दिया गया, लेकिन उसको और आकर्षक बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रजीम की तरफ बढ़ें। तो क्या हो सकता है इसको और आकर्षक बनाने का काम? देखिए स्वाति जी, ये वर्ष 2024 का जो बजट है, अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है, फाइनल बजट नहीं है, रेगुलर बजट नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा, जब बजट आता है तो हर आदमी की इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ बजट में वित्त मंत्री उनके लिए घोषणाएं करे, उनको कंसेशन दे तो रिलीफ दें। और जितने भी टैक्स पेयर हैं वो बड़ी उम्मीदें लगाकर रखते हैं कि वित्त मंत्री कुछ ना कुछ छूट देंगे। और 2023 में तो वित्त मंत्री जी ने जो न्यू रिजीम बनाया था उसमें बहुत अच्छी छूट दी थी। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, और 50,000 रुपए की उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें दे दी थी, तो 7.5 लाख रुपए तक का सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगता है। तो आज की डेट में अगर इस अंतरिम बजट में, क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी बजट है मोदी सरकार का, तो मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के लिए कुछ ना कुछ तो कंसेशन आएगी। लेकिन जो आपने बात कही, अब वित्त मंत्री जी ने न्यू रेजिम की घोषणा की हुई है, तो ओल्ड रेजिम में जो कंसेशन मिलती थी आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग की, सोशल सिक्योरिटी की, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की, मेडिक्लेम वगैरह की, तो अगर वो छूट बढ़ाई जाती है तो वित्त मंत्री जी का ऐसा लगेगा कि वो न्यू रेजिम को प्रमोट नहीं कर रही, ओल्ड रेजिम को प्रमोट कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार ओल्ड रेजिम में कोई कंसेशन वित्त मंत्री जी नहीं देने वाली। जो कंसेशन आएगी वो न्यू रेजिम में आएगी, ओल्ड रेजिम में नहीं आएगी। उसका उनका ऐसा मानना है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए टैक्स पेयर के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसे होने चाहिए। अगर वो सेविंग करता है तो खर्चा नहीं करता, खर्चा नहीं करता तो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो छूट आएगी, ये 7 लाख रुपए तक की जो छूट है, जिसमें 25,000 रुपए का 87A का रिबेट मिलता है, जो कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इस बार हो सकता है बढ़ा के इसमें 10,000 रुपए का रिबेट और बढ़ा के 8 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके ले जाएं, और बहुत ही लिबरल होंगे तो 9 लाख रुपए तक के ले जाएंगे। ये कंसेशन आएगी। और एक और अल्टरनेटिव हो सकता है जो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिक्स करना न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम को वित्त मंत्री जी के लिए शायद नेचुरली इस समय नहीं ठीक लगेगा, कि लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिट के लिए प्रमोट करने के लिए वो ये कह दें कि साहब अगर जैसे मेडिक्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ के लिए कुछ करते हैं, तो जितना खर्चा आप करते हैं तो हम 10% का टैक्स में रिबेट देंगे। तो ये हो सकता है कि एक जनरल रिबेट दे दें 7 से 8 लाख के ऊपर, या इस रिबेट को उसके अंदर ले आए। अब ये दोनों में से ऑप्शन वित्त मंत्री जी लेके आ सकती है टैक्स के लिए। इसके जैसा अलावा आपने मुझे नहीं बताया, लगता कि टैक्स मैं फ्रंट पे आपके बहुत इस कुछ आने पॉइंट से वाली ही है। थोड़ा सा बात निकालकर यही बताना चाहती हूँ कि एक फ्रेमवर्क बनाने की हो सकता है कोशिश हो कि अगर न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना है तो वो लोग जो ऑलरेडी सेव कर रहे हैं एटीसी के तहत, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, जिनका एचआरए है, उनके लिए क्या हो सकता है। तो उनके लिए कोई ना कोई एक अलग से एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा सकती है, जैसा वेद सर बता रहे हैं। क्योंकि आपने हेल्थ की बात की, हमारे साथ वेंकटेश जी हैं, उनसे समझना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर भी छूट मिलती है, लेकिन क्या वो वाकई काफी है वेंकटेश जी? क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है महंगाई दर के साथ साथ, ये नाकाफी ही लगता है। लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों के अस्पताल के बिल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपको 80D में जो छूट मिलती है
इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 की छूट मिलती है, तो उससे क्या होगा? क्या इस पर गौर करने की जरूरत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है आपने स्वाति जी। तो रेगुलेटर जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स ड्राइव कर रहे हैं अभी। एक तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और दूसरा इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव भी बहुत शानदार तरीके से रेगुलेटर ड्राइव कर रहे हैं। तो इनको जान के हमें ये लगता है कि इसमें जरूर छूट आएगा। ओके, बिकॉज जैसे आपने बताया कि मेडिकल इन्फ्लेशन आज के तारीख में सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद इंडिया 14% से सेकंड हाईएस्ट ग्लोबली है मेडिकल इन्फ्लेशन में। तो सबकी हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से शायद 80D जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस और पेरेंट इंश्योरेंस दोनों में लिमिट बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन है। ओके, 25,000 to 50,000 और सीनियर सिटीजन जो पेरेंटल इंश्योरेंस है उसमें भी लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। और बहुत ही एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की और क्लाइंट्स की कि इस लिमिट में बढ़ोतरी आएगी। और सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि पूरा टैक्स फ्री करा जाए। 60 to 75 सीनियर सिटीजन्स को आज के तारीख में पेंशन पे एक्सेम्पशन नहीं है, टैक्सेशन है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि पेंशन टैक्स फ्री करा जाए। और सुपर सीनियर सिटीजन 75 के बाद भी ये पेंशन पे पूरा टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाए। ये दो बहुत ही सीरियस एक्सपेक्टेशंस है जनता की। तो शायद वित्त मंत्री जी इस बार इस पे गौर करके इसको एग्जेम्पशन कराए, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। हाँ, तो क्योंकि चुनावों से पहले का बजट है, हो सकता है कुछ पॉपुलिस्ट मेजर लेने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। कुछ घंटों के बाद ऐलान के जरिए हमें मालूम सबको चल जाएगा, लेकिन उम्मीदें हैं, विश लिस्ट है और कहां पर दायरा है, कहां पर गुंजाइश है, इस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तैयारी तो पूरी हो चुकी है पर अब बस एक्शन की बारी है। मैं वेद सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपने जिक्र किया टैक्स के मोर्चे पर कि हाथों में पैसा आना, आम आदमी के हाथ में और पैसा बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसमें सर अपार्ट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा अहम पहलू रहा है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा ओल्ड रेजिम से बढ़ाकर जो न्यू रेजिम है उसकी तरफ कर दिया गया पिछले बजट में। अब मांग ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, उससे क्या होगा? महंगाई तो वैसे ही हमारी जो आय है उसको खा जाती है, तो क्या अतिरिक्त पैसा हाथ में आने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की कोशिश की जा सकती है? ये तरीका अपनाया जा सकता है? देखिए स्वाति जी, इसमें मैंने जैसे कहा ना कि वित्त मंत्री जी ने न्यू रेजिम को प्रमोट किया है पिछले 3 सालों के अंदर, और उनकी कोशिश ये रहेगी मैं न्यू रेजिम को ही बढ़ावा दूं। और ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम एक लंबे पीरियड के लिए सरवाइव नहीं कर सकता, एट द किसी न किसी समय इसे खत्म करना पड़ेगा और न्यू रेजिम को ही ओनली रेजिम बनाना पड़ेगा। अब उस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वित्त मंत्री जी के पास जैसे किया लास्ट ईयर, तो उन्होंने क्या किया, 7 लाख की जनरल रख दी और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। उससे क्या हुआ कि उनको सैलरीड एम्प्लॉइज को ही कंसेशन मिली और जो कुछ वर्ग में जो आते हैं, टैक्स में आते हैं, उनको वो बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर मैं आज की डेट में वित्त मंत्री के पर्सपेक्टिव से देखूं कि वो क्या छूट दे सकती हैं, एक तो ये है कि वो 7 से 8 लाख कर दे और उसके लिए जैसे 87A में जो रिबेट मिलता है वो 25,000 से 35,000 कर दे, जो अक्रॉस द बोर्ड सबको मिल जाएगा अगर आपकी इनकम 8 लाख तक है और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। लेकिन इसमें हर एक टैक्स पेयर को छूट तो मिलती है 8 लाख की, लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉइज है वो उसको खुश नहीं होगा। उसको खुश करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हमने उसके लिए कुछ किया है, तो ये स्कीम हो सकती है कि वो कहे नहीं आपकी एग्जेम्पशन तो 7 लाख की रहेगी, आपकी 25,000 की 87A की रिबेट ही रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 1 लाख हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सैलरीड एम्प्लॉइज की जो इनकम है वो 8 लाख तक की छूट हो जाएगी और वैसे जो रिबेट है वो 87A का 25,000 का ही रहेगा। एक ऑप्शन होगा। इसमें टैक्स की कलेक्शन पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडिशनल बेनिफिट है उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको सैलरी की इनकम है और टोटल इनकम 8 लाख रुपए के अंदर आती है। तो एक ऑप्शन आ सकता है कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दें और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ें। इस बारे में जो अभी बातें हो रही है मेडिकल की, इंश्योरेंस की और खर्चा बढ़ गया है, इसमें दो राय नहीं है कि आज की डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। पोस्ट कोविड बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के लिए चैलेंज है।
लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हो गया वित्त मंत्री जी के न्यू रेजिम में, वो टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं देना चाहती। तो वो अगर टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन की बात है तो 80D हो चाहे 80C हो, या वो फैमिली पेंशन हो या एनपीएस हो, नेशनल पेंशन स्कीम हो, उसकी उम्मीद करना कि शायद उसमें कोई डिडक्शन बढ़ जाएगी, वो मुझे लगता है कि थोड़ा अंतरिम बजट में ये काम मुश्किल होगा। क्योंकि जब ऐलानों की बात आती है, हम आपको याद दिला दें 2019 का जो अंतरिम बजट था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की गई थी, शायद यहां से ही, और उसके दौरान भी, क्योंकि 5 साल से पिछली बार तो 19 में ही ओल्ड टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, शायद यहीं से ये मांग उठ रही है। लेकिन वेंकटेश जी, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की जब हम बात करें ओवरऑल, क्योंकि हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जो रेशो भी है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है, जो दायरा है जितना बड़ा होना चाहिए उतना अभी भी नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे ऐलानों की दरकार है जिससे कि बूस्ट मिले इस सेक्टर को? बिल्कुल, आप आज अगर आप देखते हो तो रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट हुआ है। जीआई काउंसिल जो गवर्निंग बॉडी है आईआरडीए की तरफ से, उन्होंने एक और ऐलान किया है कि कैशलेस एवरीवेयर बोल के एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम का पूरा प्रमोशन होगा। और आज के तारीख में सारे लोगों को 35,000 हॉस्पिटल्स नेटवर्क को फ्री कर दिया गया है, जहां पे कैशलेस स्कीम आप अवेल कर सकते हो आयुष्मान भारत और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के दौरान। तो हमें लगता है कि ये प्रमोट करते हुए गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा, इधर डिडक्शन के हिसाब से या जीएसटी रिडक्शन के हिसाब से। आज के तारीख में 18% जीएसटी भी चार्ज करा जा रहा है इन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए हैं। प्रीमियम्स बढ़ा हुआ है और उसके साथ जीएसटी इंपैक्ट भी बढ़ के वहां पे इंपैक्ट हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि जीएसटी में भी शायद कुछ रिलीफ मिल जाए ताकि प्रीमियम कम हो जाए और डिडक्शन भी मिल जाए। तो ये दोनों की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कंजम्पशन बढ़ सकता है, जो आज के तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको प्रमोट भी कर रहा है गवर्नमेंट। तो इसी हिसाब से प्रमोट कर पाएगा गवर्नमेंट। बस बजट पेश होने में बाकी है कुछ और वक्त, तैयारी हो चुकी है पूरी, अब है एक्शन जरूरी। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के सीईओ वेंकटेश नायडू। वेद सर, कैपिटल गेन्स टैक्स, कुछ राहत या कुछ बदलाव, कुछ ट्वीकिंग की उम्मीद किया जा सकता है अंतरिम बजट में? देखिए स्वाति जी, ये दिल मांगे मोर। तो जो भी बजट आता है उसमें हर आदमी चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले। तो देखिए, कैपिटल गेन में इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी छूट इमीडिएटली आने की उम्मीद है। लेकिन आपने देखा होगा जब लास्ट ईयर बजट आया था उसके बाद एक चर्चा सीबीडीटी ने शुरू की थी कि कैपिटल गेन का जो टैक्स स्ट्रक्चर है आज की डेट में बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत डिफरेंट टाइप के रेट्स हैं, 10% है, 20% है, इंडेक्सेशन है, कोई शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो प्रॉपर्टी की अलग कैलकुलेशंस है। तो उनका मन है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। इसके बारे में मुझे लगता है कि होमवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन इसकी अगर कोई चेंज आएगा तो वो ये जो जुलाई में बजट आएगा तब आएगा। अंतरिम बजट में इस टाइप की स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री जी पेश कर पाएंगे। तो वो ये कैपिटल गेन में चेंज स्वाभाविक है, आएगा भी, एक्सपेक्टेड भी है, और लेकिन ये रेगुलर बजट में आएगा। तो इस बजट में मुझे नहीं लगता कैपिटल गेन के बारे में कोई मेजर कोई चेंज आ सकता। तो मेजर बदलाव की उम्मीद वेद जी को अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ पाइपलाइन में जरूर है, क्योंकि मांग पिछले कई बजट से उठाई जा रही थी कि थोड़ा सरल बनाया जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया जाए, आसान रहे ये पूरा जो कैपिटल गेन का जो पूरा ये टैक्सेशन है। वेंकटेश जी, सीनियर सिटीजन्स क्योंकि बात हो रही थी, जो उनको एक्स्ट्रा छूट की बात है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा हर बजट पे इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ अच्छे हम ऐलान जरूर देखते हैं। पिछली बार हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखा जिस तरीके से जो आप इन्वेस्ट अमाउंट करते हैं उसको बढ़ा दिया गया था, उसको और आकर्षक बनाया गया था। क्या और उनके, क्योंकि जो पेंशन से आए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए वो टैक्सेबल है, क्या वहां पर सुधार की गुंजाइश है? डेफिनेटली हमें लगता है कि उसमें कुछ छूट मिल सकता है, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में बहुत ही पुअर है। आज के तारीख में वहां पे ज्यादा सपोर्ट नहीं है, और पेंशन को टैक्सेबल करके
वहां पे अलाउंस बहुत कम कर दिया है, तो पेंशन सीनियर सिटीजन्स के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरा टैक्स एग्जेम्पशन एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सेविंग्स में इंटरेस्ट लोगों की बढ़े और रिटायरमेंट कंजर्वेशन लोग करना चालू करें। ओके, तो आज के तारीख में पेंशन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बट इसमें और बढ़ोतरी लाने के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि एग्जेम्पशन सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को दिया जाए पूरा एग्जेम्पशन टैक्सेशन पे जब पेंशन आता है, तो उस स्टेज में टैक्सेशन ना हो, उस पे रिलीफ आने की एक्सपेक्टेशन है इस बार, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेविंग प्रमोशन आज के तारीख में गवर्नमेंट ऑलरेडी कंटिन्यूसली बात कर रहा है और करना चाहता है। सोशल सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट है और इसको प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट, तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे कुछ छूट मिलना चाहिए इस साल। तो उम्मीदें बहुत सारी है, सीनियर सिटीजन्स को भी उम्मीद है कि कुछ बदलाव हो डेफिनेटली। मैं वेद सर आपसे पूछना चाहती हूं अब कि हमारा यही प्रयास है भारत का कि आने वाले 5 से 6 सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अब उसकी तरफ अगर अग्रसर होना है, पिछले 10 सालों में हमने एक विजन देखा मौजूदा सरकार का, अब आने वाले समय में क्योंकि जब एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर हम कदम रख रहे हैं, तो कहां पर फोकस रखने की अभी जरूरत है? जो ऑलरेडी रिफॉर्म्स चल रहे हैं उनमें क्या और सुधार रहे? देखिए स्वाति जी, मैं इस टॉपिक पे आने से पहले एक और बात थोड़ी सी बता दूं। आप जो टैक्स की बात कर रहे थे कि अभी जो कल मास्टर स्ट्रोक आ सकता है और जो बात टैक्स की छूट के बारे में आ सकता है, वो महिलाओं के लिए आ सकता है। नारी शक्ति का आपने देखा होगा, रिपब्लिक डे परेड में मोदी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, और क्योंकि बजट के अंदर अभी महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं है, तो कल ये भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई एक कंसेशन महिलाओं के लिए भी स्पेशल निकाली जा सकती है और वो टैक्स में छूट भी आ सकती है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए और हेल्थ वगैरह के लिए भी कोई कंसेशन की अनाउंसमेंट की जाए। अब आपने जो सवाल पूछा कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और जो विश्व की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए वर्ष 23-24 में टैक्स कलेक्शन सबसे हाईएस्ट रही है और बजट से भी 10 से 15% की ज्यादा कलेक्शन की उम्मीदें हैं। आपने जीएसटी में देखा, हर महीने जीएसटी की कलेक्शन पिछले सालों से बहुत बेटर आ रही है, इनकम टैक्स में भी कलेक्शन बहुत बेटर है। तो इसलिए वित्त मंत्री जी के पास इस समय बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस समय इसको इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए रूरल इंडिया को एड्रेस करना पड़ेगा। भारत 65% गांव में बसता है। अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट कर सकें और उनको स्वावलंबी बना सकें, तो इंडियन इकोनॉमी अपने आप ही सेल्फ ड्रिवन मोड में आ जाएगी। और इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कल बजट के अंदर काफी लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर लगाया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो नेचुरली है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या वो जल जीवन हो, हर एक के लिए, हर एक को पानी की यूज करना, और नरेगा और किसान के लिए, एग्रीटेक के लिए, जो किसानों के लिए भी जो घोषणा आएगी, उसमें काफी हद तक काफी स्कीमें आ सकती हैं। तो ये बजट इस समय, ये नहीं कहूंगा कि इलेक्शन का बजट है इसलिए, बल्कि वर्ष 2023-24 में जो हमारी इकोनॉमिक रही है और जो पॉलिसी रही है, जो ग्रोथ है, वो वित्त मंत्री जी को पूरा लीवरेज दे रही हैं कि वो इसको एग्रेसिव मोड में और लेके इसे आगे बढ़ाएं। और वो पूरी उम्मीद है कि कल के बजट में आपको नजर आएगी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे वो किसानों की वो जो हम किसान सहायता जो 6,000 रुपए उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे मनरेगा के बारे में हो, लेकिन मेजर बूस्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जिससे रूरल इकोनॉमी जनरेट को एक शक्ति मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और वही कंट्रीब्यूटर बनेगा परचेजिंग पावर को इंडिया की बढ़ाने की। तो ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुछ बड़े ऐलान होने चाहिए। और जैसा कि वेद सर भी बता रहे थे कि टैक्स के मोर्चे पर हम जिस तरीके से तेज गति से आगे बढ़े हैं, वो एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम हम इसको मान सकते हैं। आखिरी कमेंट मैं वेंकटेश जी आपसे लेना चाहती हूँ। डिजिटाइजेशन, इस पर हर बार कोई ना कोई फोकस, कोई ना कोई एक्शन हम देखने को मिलता है, और ज्यादा इसको इंक्लूसिव होने की जरूरत है अब आने वाले टाइम में। इस पे भी काफी एक्शन शुरू हो चुका है। आपको आप जानते ही हो कि यूपीआई में आर कंट्री इज बीटिंग, हर कंट्री को बीट कर रहा है। वी आर द लीडर्स यूपीआई में।
आज के तारीख में इंश्योरेंस के स्पेस में बीमा सुगम बोल के एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर रहा है IRDAI, और हेल्थ एक्सचेंज बोल के एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जा रहा है डिजिटाइजेशन के डायरेक्शन में। तो ये 3 जो दिशाएं हैं सबको हेल्प करने वाला है, और डिजिटाइजेशन में और भी एक्शन आने की एक्सपेक्टेशन है कस्टमर को हेल्प करने के लिए और इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए। तो बहुत ज्यादा चेंजेस और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की संभावना है इस साल। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि इस बार का बजट हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आए। हम दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वेद जैन जी और साथ ही वेंकटेश नायडू जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जी बिजनेस पर बजट की सबसे सटीक और सबसे तेज कवरेज आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से लगातार। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।